हाय दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पोषण के बारे में। हमने पोषण के बारे में आपको बताया था कि पोषण किस तरीके से हमारे शरीर को मिल रहा है और पोषण जो शरीर में चयापचय के माध्यम से उसका पाचन हो रहा है, इसके बाद अवशोषण हो रहा था, परिवहन हो रहा था और उत्सर्जन हो रहा था। ये सारी प्रक्रियाओं के जो है पूरा होना ही क्या कहला रहा था, पोषण कहला रहा था। और हम उसी पोषण को आज जो है विस्तृत रूप से जानेंगे कि पोषक तत्व मुख्यतः कितने हैं। तो उसके बारे में हमने आपको बताया था कि पोषक तत्व हमारे जो है मुख्यतः 6 हैं। 6 पोषक तत्वों में हमने आपको बताया था, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोज, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन्स और पांचवा है मिनरल्स और लास्ट हमारा है जल। जल जो है उससे तो अगर देखा जाए तो वह जो है उससे पोषण नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जितनी भी सारी शरीर में क्रिया प्रक्रिया होती है पचाने की, अवशोषण होने की, इसके बाद उत्सर्जन में, सारी क्रियाओं में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस तरीके से जल जो है उससे ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन वह भी हमारे पोषक तत्वों में शामिल है। तो आज हम पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पोषक तत्व हमारे कितने थे, 6 थे। और अगर हम बात करें कि इन पोषक तत्वों के को बचाने के लिए जो भी कार्य हो रहा था, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय। ये चयापचय बेसिकली जो है 2 क्रियाओं से मिलकर के होता है। एक है केटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों के सम्मिश्रण से ही, दोनों कार्य पूरा होने के बाद ही चयापचय की प्रक्रिया संपूर्ण मानी जाती है, पूरी मानी जाती है। तो ये जो चयापचय है जिसे हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की क्रिया है मेटाबॉलिज्म। ये क्रिया पूरी होती है 2 क्रियाओं से, जिसे हम कह रहे हैं अपचय और उपचय। अपचय क्या है? अपचय को हम केटाबॉलिज्म कहते हैं और उपचय को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। केटाबॉलिज्म क्या है? अगर हम केटाबॉलिज्म की बात करें तो केटाबॉलिज्म होता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जो है उस भोजन के छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि वह भोजन अपने बहुत ही सरलतम रूप में टूटता है और वह टूट करके जो है एनाबॉलिज्म की क्रिया करता है, यानी कि वह रक्त में मिल जाता है, मांसपेशियों में मिल जाता है, शरीर में निर्माण कार्य शुरू कर देता है, यानी एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। और केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की क्रिया जब पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं चयापचय। यानी जब दोनों क्रिया समाप्त होती है तो वही चयापचय की क्रिया कहलाती है। तो पोषण में हमने देखा कि जो पोषण था वो कैसे शरीर को पोषण प्राप्त हो रहा था। जब किसी चीज़ का, जब किसी भोजन क्या था, ठोस और तरल तत्व, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ को हम क्या कह रहे थे? भोजन कह रहे थे, जिससे हमारे शरीर को पोषण प्राप्त हो रहा था। और पोषण प्राप्त करने में कौन कौन से जो है पोषण के वो घटक थे, किस तरीके से पोषण हो रहा था, उसमें हमने देखा था पाचन था, पाचन के बाद अवशोषण था, अवशोषण के बाद परिवहन था, अवशोषण के बाद परिवहन था, परिवहन के बाद उत्सर्जन था। कहने का मतलब जो ये पोषण की प्रक्रिया हो रही थी, पोषण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, शरीर को पोषण प्राप्त करने के लिए ये सारी क्रियाएं चल रही थी। अब ये सारी क्रियाएं हो रही हैं तो ये किस माध्यम से हो रही हैं? और इसे जो है अगर देखा जाए तो ये पाचन की प्रक्रिया जो है उसे हम कहते हैं
एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म के संयोग से ही मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये चयापचय हम किसे किसे इसमें शामिल करेंगे? केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म चयापचय की प्रक्रिया में है। एक है केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म जिसे हम कह रहे हैं अपचय, और दूसरा है हमारा एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म को हम कह रहे हैं उपचय। ये अपचय क्या है? अगर हम अपचय की बात करें तो भोजन का छोटे रूपों में टूटना। भोजन का जो हम ग्रहण कर रहे हैं भोजन का अपने सरलतम रूप में टूटना, यानी कि भोजन के बहुत ही सरलतम सूक्ष्म रूप जब बन जाते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है? अपचय की कहलाती है। सूक्ष्मतम रूप में टूटना। जैसे कि भोजन क्या होता है, हम च्यूइंग की प्रक्रिया करते हैं, हम भोजन ग्रहण करने के बाद च्यूइंग की प्रक्रिया करते हैं, तो भोजन क्या होता है, जैसे अगर कार्बोज है तो वो कार्बोज जो है वो ग्लूकोज में टूटेगा। उसका सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है वो क्या है? ग्लूकोज की है। और प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में टूटेगा। तो कहने का मतलब भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है। किसमें? ये केटाबोलिज्म की प्रक्रिया में। और एनाबोलिज्म में क्या होता है? एनाबोलिज्म में जब शरीर में ये अपने सूक्ष्मतम इकाई में टूट जाता है भोजन, तो एनाबोलिज्म में से उस जो है पौष्टिक तत्व से उस छोटे छोटे टुकड़े जो हुए हैं, सरलतम रूप में भोजन टूटा है, उससे उसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर में क्या होता है? शरीर में निर्माणकारी क्रिया हो जाती है। शरीर में निर्माणकारी क्रिया हो जाती है। भोजन छोटे रूपों में अपने टूटा और उससे पोषण प्राप्त हुआ, तो शरीर में निर्माणकारी क्रिया होगी। उन निर्माणकारी क्रिया में हम किसे किसे रखते हैं? जैसे रक्त का बनना। इसके बाद है मांसपेशीय तंतुओं का बनना। मांसपेशीय तंतुओं का बनना। यानी कुल मिलाकर के जैसे और क्या है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में कार्बोज टूटा है ग्लूकोज के रूप में, तो वह ग्लूकोज अब क्या हो जाएगा? अगर निर्माणकारी क्रिया में देखें तो वो बन जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। उसका जो निर्माण होगा वो किस रूप में हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में। वो संग्रहित कहाँ होता है? ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो वो यकृत में संग्रहित होता है। तो कहने का मतलब ये हमारा उपापचय की जो क्रिया है वो केटाबोलिज्म यानी अपचय की क्रिया के बाद होता है। भोजन सरलतम रूप में टूटा, उसके बाद जब वो भोजन सरलतम रूप में टूट गया, कार्बोज है तो ग्लूकोज में टूटा, प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में टूटा, तो उनके टूटने के बाद वो जो है उससे पोषण प्राप्त होगा, और पोषण जब प्राप्त होगा तो शरीर में विभिन्न निर्माणकारी क्रियाएं होंगी। और उन निर्माणकारी क्रियाओं में अगर हम देखें तो रक्त का बनना है, और इसके बाद मांसपेशीय तंतुओं का बनना है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनना है। तो इस प्रकार से निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। और अगर हम बात करें तो ये हम मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है ये जो हमने क्रिया करी केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का, तो इन्हीं दोनों का संयुक्त रूप, जब ये क्रिया हो गई उसके बाद ये क्रिया हो गई, तो दोनों क्रिया के समाप्त होने के बाद ये कहा जा सकता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की प्रक्रिया पूरी हो गई। यानी इन्हीं दोनों के संयुक्त रूप को ही हम चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के इतना है, मेटाबॉलिज्म बराबर केटाबॉलिज्म
कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म, यानी अपचय बराबर चयापचय बराबर अपचय धन उपचय, यानी चयापचय जो है वो किससे किससे हो रहा है, अपचय और उपचय दोनों के संयुक्त मिश्रण से, संयुक्त रूप ही दोनों का कार्य जो संपन्न हो रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। आप इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो इंग्लिश में ही ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि हिंदी में उसे विभिन्न शब्दों के माध्यम से हम पकड़ कम पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इंग्लिश में याद रखेंगे तो ये बेहतर होगा। तो हमने देखा कि पोषण की प्रक्रिया जो शरीर में हो रही थी, भोजन के टूटने और पचाने की, और लास्ट में हमारा चयापचय कैसे हो रहा था, वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं, जिससे भोजन छोटे रूपों में, सरलतम रूपों में टूट रहा था। एनाबोलिज्म कहते हैं जिससे शरीर में निर्माणकारी कार्य हो रहे थे, और ये छोटे रूप में टूटना और निर्माणकारी कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया ही क्या कहला रही थी, चयापचय की कहला रही थी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि चयापचय क्या है, इन्हीं दोनों का सम्मिश्रण है, इन्हीं दोनों का रूप है। अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में। एक महत्वपूर्ण ये है जो अभी हमारे पिछले एग्जाम में सन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि पोषण विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो पोषण विज्ञान के जनक कौन है। पोषण विज्ञान के जनक अगर हम इनकी बात करें तो हम इनमें जो है लेवाइजर का नाम सुनते हैं, एंटोनी लेवाइजर, ये है पोषण विज्ञान के जनक। कौन? एंटोनी लेवाइजर। इन्हें ही पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है, और ये 18वीं शताब्दी के हैं। अगर पूछा जाए कि शताब्दी से है ये संबंधित, तो 18वीं शताब्दी से संबंधित है। अगर 18वीं शताब्दी में सन की बात की जाए तो ये जो है 1770 में इन्होंने पोषण के बारे में बताया कि जो हम पोषण ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, उस आहार से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इन्होंने बताया कि भोजन के माध्यम से, ये सिद्ध किया कि भोजन के माध्यम से क्या हो रहा है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इन्होंने बताया ऊर्जा प्राप्त होती है। किसने कहा? एंटोनी लेवाइजर ने कहा कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। ये किसने बताया? एंटोनी लेवाइजर ने बताया, जो कि 1770 की बात है, 18वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम बात करें भारत के बारे में तो भारत में कुलुथुर गोपालन, भारत में अगर हम बात करें, ये पोषण विज्ञान के जनक तो हैं, लेकिन ये विश्व स्तर पे हैं, विश्व स्तर पर। एंटोनी लेवाइजर जो है ये विश्व स्तर पर है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में पोषण के जनक, भारत में पोषण के जनक कौन है? पोषण के जनक कुलुथुर गोपालन, ये जो है भारत के पोषण के जनक माने जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अक्सर यही बनता है, विश्व स्तर पर पोषण के जनक कौन है, तो लेवाइजर का नाम आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से इन्हीं का ज़्यादा क्वेश्चन बना है। और अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में पोषण के जनक किसे माना गया है, तो कुलुथुर गोपालन को माना गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम आगे बात करें कि पोषण के बारे में, तो पोषण में हम मुख्यतः देखते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो हमें पोषण किससे प्राप्त हो रहा था? पोषक तत्वों से प्राप्त हो रहा था।
और वो पोषक तत्व कितने थे? तो वो पोषक तत्व हमारे 6 थे। 6 में हमने नाम किसका किसका लिया था? पोषक तत्वों के बारे में अगर हम बात करें, पोषक तत्व हमारे कितने कितने थे? पोषक तत्वों में हमने 6 बताया था आपको। 6 में हमने बात करी थी, पहले नंबर पे प्रोटीन है, दूसरे नंबर पे कार्बोज है, कार्बोज जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर वसा है जिसे हम फैट कहते हैं। चौथे नंबर पर विटामिन है और 5वें नंबर पर है खनिज यानी मिनरल्स, और 6वें नंबर पर है जल। अब हम पोषक तत्वों में 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 पोषक तत्वों से ही क्या होता है? शरीर को पोषण प्राप्त होता है। और हम इन 6 तत्वों की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। 6 पोषक तत्वों की बात करें तो इन्हें जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसे कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसे कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और अगर हम इसकी बात करें, विटामिन है, खनिज है, जल को इसमें नहीं लिया जाएगा। बेसिकली इन दोनों की बात करें, खनिज और विटामिन्स की, इसे कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है दीर्घमात्रिक, यानी ये जो है बड़े अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत क्या है? शरीर को बड़े अमाउंट में ज़रूरत होती है। ये दीर्घमात्रिक है, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है ये, यानी शरीर को जो है प्रोटीन की भी अधिक आवश्यकता होगी, कार्बोज की और वसा की, इसीलिए इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो है श्रेणी में रखा गया है। और इसके बाद है विटामिन और खनिज, इसे माइक्रो कहा गया। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम बात करें विटामिन और खनिज की तो इसे सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर रखा गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो आप याद रखेंगे, एक है विटामिन और दूसरा है खनिज। अगर मैक्रो की बात करें, मैक्रो का मतलब होता है दीर्घमात्रिक। अगर दीर्घमात्रिक की बात कर रहा है तो दीर्घमात्रिक में आप याद रखेंगे कि ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? प्रोटीन की है, कार्बोज की है और वसा की है। ये हमारे जो है दीर्घमात्रिक न्यूट्रिएंट होते हैं, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व कहे जाते हैं। 3 को जो है दीर्घमात्रिक में रखा गया है और 2 को जो है मिनरल्स और खनिज को जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम बात करें इन तीनों की, ये जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोज है और वसा है, इसके माध्यम से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो तीनों है, इससे क्या होती है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? प्रोटीन से प्राप्त होती है ऊर्जा, कार्बोज से प्राप्त होती है और वसा से प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम अधिक ऊर्जा लेने की बात करें तो हम अपने भोजन में सबसे अधिक कार्बोज शामिल करते हैं, सबसे ज़्यादा हम कार्बोज से ही ऊर्जा लेते हैं। इसके बाद हम जो है प्रोटीन से ऊर्जा लेते हैं और फैट से ऊर्जा लेते हैं, यानी वसा से ऊर्जा लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में जो एनर्जी मिल रही है, हमको शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? ये प्रोटीन, कार्बोज और वसा, ये तीनों जो है ऊर्जा प्राप्ति के साधन है। ऊर्जा जो है शरीर को इन्हीं तत्वों से प्राप्त होती है। जबकि विटामिन, खनिज और जल की बात करें, विटामिन, खनिज और जल,
इन तीनों से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये ऊर्जा प्राप्त इनसे नहीं होती। ये क्या होते हैं? शरीर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी जो ये हमारा विटामिन्स है, ये विटामिन जो है, अगर हम इसकी बात करें विटामिन की, तो ये क्या करता है? ये शरीर की रक्षा करता है, रक्षा का कार्य है इसका, सुरक्षा करता है। यानी कि ये जो है सोल्जर का काम करता है। शरीर में अगर किसी प्रकार के रोग रोधक क्षमता जो है विकसित करनी हो तो इसी का काम होता है। किसी भी जो है अवरोधक चीज़ को ये क्या करता है? शरीर में इंटर नहीं करने देता। ये सोल्जर का काम करता है, सैनिक का काम करता है, और उन चीज़ों से ये फाइट कर लेता है। तो इस तरीके से अगर काम बताएं कि शरीर में जो है सुरक्षा का काम किसका है, तो विटामिन का है। और इसके बाद जितने भी कार्य हो रहे हैं शरीर में, उन सभी कार्यों को नियंत्रित करने का और नियमन करने का, वो जो है नियंत्रण करने का, नियमन करने का कार्य किसका है? तो खनिज का है। खनिज क्या करता है? ये नियमन और नियंत्रण का काम करता है। यानी कि सबको कंट्रोल करने का, सारे सभी के कार्यों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? खनिज का होता है। और इसके बाद जो हमारा जल है, जल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जबकि हम जानते हैं कि जल से भी ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन जल जो है, जो भी शरीर में कार्य हो रहे हैं, निर्माणकारी कार्य हो रहे हैं, अवशोषण से संबंधित कार्य हो रहे हैं, परिवहन से संबंधित कार्य हो रहे हैं, इसके बाद उत्सर्जन, जो शरीर के अवशिष्ट बाहर आ रहे हैं, सबके क्रिया प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने का, शरीर में मॉइस्चर बनाए रखने का, शरीर में जो है सबके संतुलन बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? जल कर रहा है। जल क्या कर रहा है? सहायक का काम करता है। यानी सारे कार्यों की जो है अच्छे से कार्य संपन्न हो सके, इसके लिए जो है जल जिम्मेदार होता है। जबकि जल से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो हमने जाना क्या कि ये जो विटामिन है, खनिज है, इससे तीनों से क्या हो रहा है? ऊर्जा हमें नहीं मिल रही है। तो हमने बताया कि ये क्या है? ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और जो है इसे अगर हम प्रोटीन, कार्बोज और वसा की बात करें तो ये दीर्घमात्रिक तत्व होते हैं। तो हमने बताया कि दीर्घमात्रिक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन था? प्रोटीन था, कार्बोज था और वसा थी। इसके बाद अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में हमने देखा कि खनिज है और विटामिन है। विटामिन क्या कर रहा था? रक्षात्मक कार्य कर रहा था। और जो हमारा खनिज है वो नियमन और नियंत्रण का कार्य करता है। जल क्या करता है? सारे कार्यों को संपन्न होने में सहयोगी का काम करता है। तो इस तरीके से सभी पोषक तत्वों का क्या है? हमारे शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। किसी को जो है इसमें कम या ज़्यादा, या कह सके इसका अधिक महत्व है, इसका कम महत्व है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबका उतना ही महत्व है, किसी को कम ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे शरीर में अगर पोषक तत्वों में, तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन को हम किस में रखें, मैक्रो में रखें या माइक्रो में रखें, दीर्घ मात्रिक में रखें या जो है सूक्ष्म मात्रिक में रखें, तो आप क्या बताएंगे कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है हमारा ये दीर्घ मात्रिक है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन के कार्य की बात करें तो ये जो है शरीर को ऊर्जा देने का भी काम करता है, साथ ही शरीर के निर्माणकारी कार्य में भी सहयोग करता है। यानी कि ये जो है टूट फूट की मरम्मत करता है, जो है सेल डिवीज़न के दौरान जितने भी सेल नष्ट हुए रहते हैं उनके पुनर्निर्माण में भी सहयोगी होता है। साथ ही साथ अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए हम इसके कुछ कुछ कार्यों के बारे में जानें कि प्रोटीन क्या काम करता है। सबसे पहले अगर हम बताएं तो ये निर्माणकारी कार्य करता है। निर्माणकारी कार्य करता है। निर्माणकारी कार्य का मतलब है कि जितनी भी शरीर
बहुत सारे कार्य करता रहता है, शारीरिक श्रम हम करते रहते हैं, तो उस दौरान जो है जितने भी सेल डिवीज़न होते हैं, सेलों का टूटना, तो उनके पुनर्निर्माण के लिए कौन भागीदार होता है? यह प्रोटीन होता है। कहने का मतलब ये टूट फूट की मरम्मत करता है। शरीर में जितने भी टूट फूट हुई रहती है, टूट फूट की मरम्मत करने का काम करता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन क्या कर रहा है? निर्माणकारी कार्य कर रहा है। कोशिकाओं के जो है निर्माण में ये भाग ले रहा है, आर्गन को जो है ये निर्माण करने में काम कर रहा है। और आगे हम बात करें, अगर देखा जाए तो प्रोटीन का काम जो है ऊर्जा देना भी है, लेकिन वो किस कंडीशन में ऊर्जा देता है? जब कार्बोज और वसा की अनुपस्थिति हो, यानी कार्बोज और वसा शरीर में नहीं है, खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, उनकी डिफिशियंसी हो गई है, तो उस स्टेज पर, उस अवस्था में यह जो है ऊर्जा देने का भी काम करता है। ये प्रोटीन जो है ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है। कब? जब जो है कार्बोज और वसा क्या होंगे? शरीर में नहीं होंगे। कार्बोज और वसा की जब कमी हो जाएगी, कमी होने पर, यानी अगर कार्बोज नहीं है और वसा भी नहीं है, शरीर में कम हो गया है, तो जो हमारे शरीर में प्रोटीन है वो भी क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। और इस तरीके से प्रोटीन क्या करता है? निर्माणकारी कार्य करता है, ऊर्जा देने का भी काम करता है। और अगर हम बात करें प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? प्रोटीन से प्राप्त हो रही है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? प्रोटीन से प्राप्त हो रही है। प्रोटीन कर क्या रहा है? प्रोटीन निर्माणकारी कार्य कर रहा है, और वह शरीर के बॉडी बिल्डिंग में, यानी निर्माणकारी कार्य को करता है, कोशिकाओं के टूट फूट का कार्य करता है। और अगर हम बात करें इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कितने प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 1 ग्राम प्रोटीन से। अगर 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा शरीर को मिलती है। ये हो गई प्रोटीन की बात। तो प्रोटीन क्या कर रहा है? बेसिकली प्रोटीन का कार्य पूछे तो आपको यही बताना है कि प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर की मरम्मत करने का काम करता है, शरीर के निर्माणकारी कार्यों में भाग लेता है। अगर बॉडी बिल्डिंग पूछ लिया जाए कि बॉडी बिल्डिंग का कार्य किसका है, तो आप बताएंगे प्रोटीन का कार्य क्या है? बॉडी बिल्डिंग करना है, बॉडी की मरम्मत करना। और अगर हम आगे बात करें, आगे क्या है? दूसरे नंबर पर हम किस पोषक तत्व के बारे में देखे थे? दूसरे नंबर था कार्बोज। कार्बोज क्या कर रहा है? कार्बोज जो है, कार्बोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोज का मुख्य कार्य ही होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यह और काम क्या करता है, तो इसे जो है यह इनका जो अगर हम बात करें तो ये हम अपने भोजन के माध्यम से कितना जो है कार्बोज ग्रहण करते हैं,
तो भोजन में हमारा जो है कितने परसेंट कार्बोज होता है? अगर हम अपने भोजन की बात करें तो भोजन में 60 से 65% कार्बोज, भोजन में 60 से 65% कार्बोज एक व्यक्ति क्या करता है? ग्रहण करता है। कितना? 60 से 70% उसके भोजन में जो है, जो उसकी थाली है, यानी ये मान लीजिए थाली है, ये दाल का कटोरा है, इसमें मान लीजिए दाल है, दाल का बाउल है, ये कटोरी, ये क्या है? दाल की है। इसके बाद इधर क्या है? इधर क्या है? ये सब्जी है विभिन्न प्रकार की। इसके बाद क्या है? सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? रोटी और चावल की, रोटी और चावल की। यानी ये जो रोटी और चावल है यही क्या है? कार्बोज है, कार्बोज है। तो हमारे खाने में सबसे ज़्यादा क्या हम यूज़ करते हैं? अपने खाने में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो किस पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है? रोटी और चावल की मात्रा क्या होती है? हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम कार्बोज की बात करें तो हम कितना परसेंट बता रहे हैं? 60 से 65% कार्बोज प्रायः एक व्यक्ति जो है अपने भोजन में इंटेक करता है, लेता है। उसकी जो थाली होती है उसमें 60 से 65% वो कार्बोज ग्रहण करता है। अगर हम बात करें दाल की, दाल किसका सोर्स है? दाल प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन अगर हम बेसिकली बात करें, प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए? तो प्रोटीन का परसेंट है 15 से लेकर के 20 से लेकर के 30%। प्रोटीन की बात करें 20 से 30% क्या होता है? प्रोटीन होती है। और वही अगर हम बात करें वसा की, तो वसा, सॉरी, ये प्रोटीन का परसेंट नहीं है, ये वसा का परसेंट है। प्रोटीन को हम सही बता रहे थे। 10 से हमारा कितना है? 10 से 15% हमारा प्रोटीन है। 10 से 15% हम प्रोटीन लेते हैं। और अगर वसा की बात करें तो वसा हम कितना ले लेते हैं? वसा अभी हमने आपको बताया कि वसा का अमाउंट क्या है? 20 से 30% का है। यानी ये जो हमारी थाली है इसमें हम इतना जो है परसेंटेज हमारा होता है अपने भोजन में। और जो पोषक तत्व में अगर हम खनिज और विटामिन की बात करें तो इसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा क्या होती है? हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है, जो कि हम इन सब्जियों के माध्यम से लेते हैं। सब्जी हो गया, सलाद हो गया। और सब्जियों में अगर हम बात करें तो सब्जियों में हमें जो है रंग बिरंगी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें रंग बिरंगे सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, रंग बिरंगे सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हर दिन जो है हरी सब्जी ही नहीं खानी चाहिए, हमें जो है पीली सब्जियां हो गई, नारंगी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, और इसके बाद जितने भी रंग की लाल सब्जियां हो गई, जैसे टमाटर है वो लाल है, बैगन है, इसके बाद गाजर है, कद्दू है, पपीता है, और विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां हैं और गोभी है। कहने का मतलब हर रंग की सब्जियां, हर मौसम की सब्जियां हमें क्या करनी चाहिए? शामिल करनी चाहिए अपने भोजन में। रंग बिरंगी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम प्रतिदिन जो है भिन्न प्रकार की सब्जियों और सलादों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? जो विटामिन और खनिज है, विटामिन और खनिज, इसकी क्या हो पाएगी? भरपाई हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमें अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अगर हम देखें तो हम क्या बता रहे थे? हम ये बता रहे थे कि आप अपने भोजन में 60 से 65%, कभी कभी 70% भी आता है, जैसे आपका ऑप्शन रहे उसी हिसाब से आप करिएगा। कहीं कहीं 60 से 65% आपको मिलेगा, कहीं कहीं जो है
60 से 70% भी मिलता है। तो इस प्रकार से 60 से 70% या 60 से 65% कार्बोज हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। अब हम बात करें कि ये जो कार्बोज है कितना ऊर्जा हमें देता है, तो 1 ग्राम कार्बोज से 1 ग्राम CHO से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। CHO का मतलब कार्बोज है। हमें 1 ग्राम CHO से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 4.2 किलो कैलोरी, यानी 4.2 किलो कैलोरी हमें कहाँ से मिल रही है ऊर्जा, कार्बोज से मिल रही है। अगर हमने प्रोटीन की अभी हमने बात करी, प्रोटीन में भी क्या हो रहा था, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी। और हमने देखा कार्बोज में भी, तो कार्बोज में भी सेम परसेंटेज है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें कार्बोज से भी मिल रही है। तो कहने का मतलब 1 ग्राम अगर हम कार्बोज लेते हैं तो भी हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो भी हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोज का मुख्य काम क्या होता है, ऊर्जा देना ही होता है। और शरीर को जो है शक्ति प्रदान करने का, ताकत प्रदान करने का काम कौन करता है, कार्बोज करता है। अगर कार्बोज की डिफिशियंसी हो गई, आपने खाना नहीं खाया है, तो आपके शरीर में जो वसा है, वसा का मतलब जो संग्रहित वसा है, चाहे वो आपके एडिपोज टिश्यूओं में हो या फिर आपके मांसपेशियों में संग्रहित हो, वो सब क्या होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपके शरीर में कार्बोज की कमी हो गई तो वसा आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। अगर वसा का भी अमाउंट आपके शरीर में कम है या नहीं है, तो उस समय में प्रोटीन क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो हमने देखा कि कार्बोज क्या कर रहा है, कार्बोज जो है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और हमें कितना % हम ऊर्जा प्राप्त कर ले रहे हैं इससे, हम इससे प्राप्त कर ले रहे हैं 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और आगे हम बात करें वसा की, वसा का मतलब क्या है, फैट। वसा क्या है, वसा है फैट। फैट क्या करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। जो भी चोट आदि लगता है व्यक्ति को, तो उसके जो मसल्स होते हैं शरीर के, वो क्या करते हैं, उस आर्गन को, उस अंग को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, मांसपेशियां सहायता करती हैं। और वो मांसपेशियां विकसित कैसे होती हैं, बिल्डअप कैसे होती हैं, किसके माध्यम से, वसा के माध्यम से। अगर हमारे शरीर में वसा ना हो तो ये जो फैट है, ये जो मांस है, वो सब क्या हो जाएगा, बहुत ही सूखा हो जाएगा, हमारी मांसपेशियां सूखी हो जाएंगी और उसमें जो है वो बेजान किस्म की हो जाएंगी। तो इस तरीके से वसा का भी होना हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है। वसा की बात करें तो उसका मुख्य काम है सुरक्षा करने का, शरीर को चोटों से बचाए रखने के लिए, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाए रखने के लिए ये जो है वसा काम करती है। तो वसा के माध्यम से ही मांसपेशियां क्या करती हैं, मांसपेशियों का निर्माण होता है और फैट बनता है, मांसपेशियां मोटी तगड़ी रहती हैं, तो वो जो है कोमल अंगों की सुरक्षा करती हैं। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए कि वसा क्या करता है, तो वसा जो है शरीर को चोटों से बचा के रखता है। ये क्या करता है, शरीर को चोटों से सुरक्षा करता है। मांसपेशियां क्या करती हैं, शरीर में चोट ना लगे या चोट लगती भी है
तो भी जो शरीर के अंदर अंग है, आर्गन है, उनको सुरक्षित रखने का काम किसका होता है? वसा का होता है। और वसा का एक काम हमने और भी आपको बताया कि वसा जो है, अगर कार्बोज की कमी हो गई, आप बाय द वे व्रत है या किसी कारणवश आपने भोजन नहीं किया है लंबे समय से, तो ये क्या करते हैं, वसा जो है यानी आपके जो फैट जमे हुए हैं आपके एडिपोज टिश्यू में, आपके जो है त्वचा में या आपकी मांसपेशियों में, वो सब क्या होते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं और ये जो है एनर्जी देने का काम करने शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है फैट है, ये शरीर को सुरक्षित रखने का काम करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वसा जो है ये ऊर्जा देने का भी काम करता है, शरीर को चोटों से यानी बाह्य आघातों से सुरक्षा देता है। और साथ ही साथ हमने बताया कि अगर कार्बोज नहीं रहता है तो उस समय ये जो है शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। ऊर्जा भी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? फैट। और इसकी जो ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर ऊर्जा देने की बात की जाए तो फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम फैट में ऊर्जा की बात करें, ये कितना जो है एनर्जी देता है, कितना कैलोरी, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे फैट में 1 ग्राम अगर आप फैट ले रहे हैं, 1 ग्राम अगर वसा आप ले रहे हैं, 1 ग्राम वसा से आपको मिलता है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा कौन दे रहा है? ये दे रहा है वसा। 1 ग्राम वसा जो है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो हमने बात कर ली प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना दे रहा था? प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा था। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहा था? 4.2 किलो कैलोरी, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों समान ही जो है एनर्जी प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम वसा की बात करें तो वसा उन दोनों से दुगना देता है, दुगना से भी ज़्यादा देता है। ये कितना दे रहा है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है? वसा कर रहा है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, वसा के बाद क्या है? वसा के बाद हमने बात करी है विटामिन की। विटामिन का काम क्या है? हमने बताया कि ये भी जो है सुरक्षा का काम करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और इम्यूनिटी पावर क्या होता है? इम्यूनिटी पावर का मतलब है कि शरीर में जो भी रोगाणु जीवाणु आ रहे हैं, विभिन्न रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तो उन रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो कौन प्रदान करता है? ये विटामिन प्रदान करता है। यानी ये रक्षात्मक कार्य किसका है? शरीर की रक्षात्मक कार्य, शरीर की रक्षात्मक इकाई है कौन? विटामिन। रक्षात्मक इकाई। विटामिन क्या करता है? शरीर की रक्षा करता है। और अगर हम बात करें विटामिन की, तो कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। ये जो है, जो भी कार्बन के अणु होते हैं, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं, मुक्त मूलक पदार्थ, वो क्या होते हैं? शरीर में विभिन्न कार्य हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म का कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो इन सारे कार्यों के दौरान कुछ शरीर में अवशिष्ट बन जाते हैं, कुछ जो है खराब पदार्थ बन जाते हैं, अवशिष्ट बन जाते हैं, तो वो जो है कार्बन के अणु होते हैं। कहने का मतलब अगर हम बात करें, कुछ हमारे शरीर में बनते हैं मुक्त मूलक तत्व, जिसे हम क्या कह रहे हैं? फ्री रेडिकल कह रहे हैं। मुक्त मूलक तत्व बन जाते हैं जब हमारे शरीर में निर्माण काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का काम हो रहा है, यानी चयापचय का काम हो रहा है, इसके बाद अवशोषण उत्सर्जन, बहुत सारे निर्माणकारी कार्य भी हो रहे हैं,
तो उन कार्यों के दौरान शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर आप किसी कारखाने में चले जाइए, किसी कारखाने में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए आप कपड़े के कारखाने में गए, तो कपड़े का निर्माण हो रहा है, वस्त्र बन रहे हैं विभिन्न प्रकार के, तो वस्त्र बनाने के दौरान भी वस्त्र के जो है कुछ कचरे निकल आते हैं, कुछ अवशिष्ट निकल आते हैं। तो कारखाने में आप देखेंगे बहुत सारे जो है ढेर कचरे के लगे हुए हैं, यानी अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, निकलते रहते हैं उससे, उस कारखाने से। तो उसी प्रकार से शरीर में जो ये निर्माण काम हो रहे हैं सब, हर चीज़ का जो है उसमें चयापचय की प्रक्रिया हो रही है, रक्त का निर्माण हो रहा है, यानी जितनी भी प्रक्रिया प्रोसेस चल रही है उसके दौरान जो है शरीर से कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक तत्व कहते हैं। इन मुक्त मूलक तत्वों में क्या होता है, कार्बन होते हैं, कार्बन के तत्व होते हैं, और इन कार्बन के तत्वों को नष्ट करने के लिए जो है एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या करते हैं, इनको नष्ट करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, जैसा अभी हमने आपको बताया कि आपको रंग बिरंगी सब्जियां जो है इंटेक करनी चाहिए अपने भोजन में। विभिन्न प्रकार की सब्जियों को आपको खाना चाहिए अपने भोजन में। तो कहने का मतलब, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति किसी एक दो सब्जियों का जो है उसे प्रिय होती हैं, तो अन्य से वो क्या करता है, दूरी बना लेता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है हर चीज़ अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। तो कहने का मतलब, विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी सब्जियां हो गई, फल हो गए, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब क्या करने चाहिए, शामिल करने चाहिए हमें अपने भोजन में। और इन तत्वों के माध्यम से ही क्या होगा, ये जो मुक्त मूलक तत्व हमारे शरीर में अवशिष्ट बना हुआ है, कार्बन का जो तत्व बना हुआ है हमारे शरीर में, वो सब क्या हो जाएंगे, इन्हीं के माध्यम से नष्ट होंगे। और ये सब्जियां और फल क्या है, यही हमारे विटामिन और खनिज प्राप्त करने के साधन है। अगर हम विटामिन और खनिज अपने शरीर में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भरपूर सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और तरह तरह के फल का भी हमें जो है सेवन करना चाहिए, अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और इन्हीं विटामिन्स के जो है कारण ही ये क्या हो जाएंगे, नष्ट होंगे। अगर शरीर को फ्री रेडिकल मुक्त करना है तो ही जो है फ्री रेडिकल मुक्त करना है तो आपको विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में लेने होंगे। आपने देखा होगा कि इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो है हमारे शरीर में शरीर की चमक, यानी फेस की चमक है, और कहने का मतलब है कि उसमें जो भी ग्लो है, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, और व्यक्ति बुढ़ापा की तरफ चला जाता है, बुढ़ापा उसके ज़्यादा जल्दी से आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर तत्व नष्ट होने लगेंगे, यानी हम इसे जो है विटामिन और खनिज के माध्यम से अगर हम इसे नष्ट कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में हम विटामिन ले रहे हैं, खनिज ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो फेस है वो ग्लो करता रहेगा, यानी कि हमारे शरीर में जो है इन तत्वों का अभाव हो जाएगा। ये जो कार्बन तत्व है ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बताया गया कि इसको नष्ट करने के लिए, मुक्त मूलक तत्व को नष्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन वो कौन कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की बात करें, ए है, सी है और ई है। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, यही क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जो कि फ्री रेडिकल को ख़त्म करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो गया है, यानी आपके चेहरे का ग्लो ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे जो है झाइयाँ आ रही हैं, और तमाम तरीके के शरीर में जो है आपकी दिक्कतें दिख रही हैं, चेहरा आपका फीका फीका हो गया है,
तो इस तरीके से इन जो है इनको नष्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की ज़रूरत होगी, जो कि ए और सी और ई से मिलता है। अगर हम ई की बात करें, विटामिन ई की बात करें, तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है, इसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, यानी सुंदरता की विटामिन कौन है, विटामिन ई है। विटामिन ई को सुंदरता की विटामिन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि विटामिन ई, ए और सी ये सब क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। अगर ये सुंदरता की विटामिन है तो इसका हमें भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, इंटेक करना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, विटामिन ई का इंजेक्शन लगवाते हैं, और कुछ लोग जो है इसका जो है टैबलेट भी लेते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से भी लेते हैं, टैबलेट के माध्यम से लेते हैं। तो आपके शरीर की जितनी प्रतिदिन की आवश्यकता है, अगर उस हिसाब से आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आप जो है फ्री रेडिकल से मुक्त रहेंगे, आपका चेहरा ग्लो करता रहेगा। कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो है अपने सुंदरता पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जैसे एक्टर वगैरह, तो ये क्या करते हैं, विटामिन ई जो है भरपूर मात्रा में लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं उनके शरीर से, और उनका शरीर जो है, उनका चेहरा जो है वो ग्लो करता रहता है, बुढ़ापा देर से आता है। तो ये हो गया विटामिन की बात। तो विटामिन में हमने देखा ए, सी और ई। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई क्या थे, ये एंटीऑक्सीडेंट थे। यही क्या कर रहे थे, फ्री रेडिकल को ख़त्म करने का काम कर रहे थे। फ्री रेडिकल क्या था, शरीर में जो भी निर्माणकारी कार्य हो रहा था, उन निर्माणकारी कार्यों के दौरान शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो है उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हीं अवशिष्ट पदार्थों को ही क्या कहा जा रहा था, मुक्त मूलक तत्व यानी फ्री रेडिकल कहा जा रहा था, जिनको ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन में कौन कौन विटामिन थे, ए, सी और ई, यही क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। अब हम आगे अगर बात करें तो आगे हमारा है खनिज पदार्थ। हमने विटामिन तक की चर्चा कर ली कि विटामिन क्या है, विटामिन जो है रक्षा का काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की जो है हमें क्षमता प्रदान करता है कौन, विटामिन्स। विटामिन कितने प्रकार के हैं, विटामिन अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की बात की जाए तो विटामिन जो है, विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक है जल में घुलनशील, वाटर सैलुबल, जल में घुलनशील, और दूसरा है वसा में घुलनशील, फैट सैलुबल, घुलनशील। ये जो जल में घुलनशील विटामिन है, इसकी संख्या बहुत ही कम है। 2 विटामिनों को मुख्यतः इसमें रखा गया है, बी और सी को, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में ए है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कहने का मतलब अगर हम ये विटामिन ले भी रहे हैं, ए, डी, ई के, अगर हमारे शरीर में वसा की कमी है, फैट की कमी है, आपका शरीर सूखा हुआ है, मांसपेशियां बिल्कुल जो है कमज़ोर है, उसमें मांसपेशियां जो है वो तगड़ी नहीं है, मांसपेशियों और इस तरीके से आपके शरीर में वसा की कमी है, तो ये जो विटामिन्स हैं आपके ए, डी और ई के, ये विटामिन भी जो है आपके शरीर में लगेंगे नहीं, आपके शरीर में कार्य नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये घुलते कहाँ हैं, ये वसा में ही घुलते हैं। अगर आपके शरीर में वसा नहीं है तो ये विटामिन आप लेंगे भी तो भी ये अपना कार्य नहीं करेंगे, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके शरीर में वसा की कमी है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर पोषक तत्व एक दूसरे से क्या है, बहुत ही संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से गहरा संबंध है सारे पोषक तत्वों का। अगर आप वसा नहीं ले रहे हैं तो आपको ये विटामिन भी क्या होगी, आपके शरीर को नहीं मिल पाएगी।
अगर आप लेते भी हैं इन विटामिनों को, ए ले रहे हैं, विटामिन ए खूब भरपूर आप गाजर खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, विभिन्न प्रकार से कद्दू खा रहे हैं, तो विटामिन ए ले रहे हैं, विटामिन डी भी ले रहे हैं, अंकुरित अनाज भी ले रहे हैं, इस तरीके से सारे जो है इन तत्वों को ले रहे हैं जिससे आपको ये विटामिन मिल रहा है। लेकिन आपके शरीर में अगर वसा की कमी है तो भी नहीं आपको प्राप्त हो पाएगी। अगर हम बात करते हैं बी और सी की, ये क्या है, ये जल में घुलनशील है, यानी कि आपके शरीर में जल की मात्रा रहती है और ये क्या करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जो है शरीर में घुल जाते हैं और इनका जो है उत्सर्जन भी हो जाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन है ये स्टोरेज इनका नहीं हो पाता है, ये लेंगे आप जितनी आपको आवश्यकता है, शरीर जो है उसका अवशोषण करेगा, बाद में वो बाहर उत्सर्जित भी कर देता है। तो इस प्रकार से विटामिन क्या है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, दो प्रकार के विटामिन हैं जिसमें जो है पचाने के लिए आपको वसा की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जल की भी आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं खनिज की। विटामिन के बाद हमारा अगला कौन सा पोषक तत्व है, खनिज है। खनिज का मतलब मिनरल्स। मिनरल्स हमारे मुख्यतः कितने हैं, शरीर में कितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है, 24 मिनरल्स पाए जाते हैं हमारे जो है हमारे शरीर को 24 मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्यतः कैल्शियम का स्थान प्रथम है। हमारे शरीर में अगर बात करें कि मिनरल्स में सबसे शरीर में कितना परसेंट मिनरल पाया जाता है, तो 4%। शरीर में जो मिनरल्स का परसेंटेज है, खनिज तत्व कितना होता है, तो हमारे कुल बॉडी का 4% खनिज लवण पाया जाता है, जिसमें से कुल ये 4% कुल खनिज है। शरीर में कुल खनिज का परसेंटेज कितना है, 4%, जिसमें से 2% क्या है, 2% कैल्शियम का है, कैल्शियम का है, और बाकी के जो 2% हैं इसमें जितने भी और पोषक तत्व हैं, इन 24 में से जितने भी पोषक तत्व हैं ये क्या होते हैं, सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। सभी पोषक तत्व 2% में शामिल है, 2% में सभी शामिल है। अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो इसमें 1% फास्फोरस भी होता है, 1% फास्फोरस का है, 1% फास्फोरस का है, और 1% में सभी हैं, और जितने भी बचे हैं 22 जो ये 22 खनिज जो बचे हुए हैं ये क्या है, इसमें शामिल है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो खनिज लवण है ये क्या करता है, हमारे शरीर में नियंत्रण और नियमन का काम करता है। तो क्या काम करता है, इसमें हम बात करें, ये नियंत्रण और नियमन का काम करता है। जो भी कार्य हो रहे हैं शरीर में सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, खनिज करता है। जैसे खनिज लवण में अगर हम बात करें तो कौन कौन से खनिज हैं, इसमें से 7 जो है मुख्य खनिज हैं, और बाकी के जितने बचे हैं वो जो है ट्रेस तत्व हैं, यानी कि वो गौण हैं। मेजर जो है अगर हम खनिज मिनरल्स की बात करें तो मेजर मिनरल्स में 7 है, और जो हमारा ट्रेस तत्व है वो उसमें कितना है, बाकी के जो बचे हुए हैं वो है। तो अगर हम देखें तो 7 जो है मुख्य खनिज है, मुख्य खनिज, और 7 के बाद कितना बचता है, 7 के बाद कितना बचेगा आपका, वो सब क्या है, वो गौण है। तो इस तरीके से अगर हम मुख्य खनिज की बात करें तो मुख्य खनिज में हम रख सकते हैं कैल्शियम को पहले नंबर पे रखेंगे आप, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम, इसके बाद सल्फर है, मैग्नीज है,
मैग्नीशियम और क्लोरीन। यही क्या है, यही हमारे 7 मुख्य हैं और बाकी के जो बच रहे हैं वो सब क्या है, गौण तत्व हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में कुल जो है 6 पोषक तत्व हैं, जिसमें हमने खनिज तक की बात कर ली है कि खनिज का काम क्या है, शरीर में जो है नियमन और नियंत्रण का काम करता है। जो भी शरीर में कार्य हो रहे हैं सबके कंट्रोलिंग का पावर किसके हाथ में है, खनिज के हाथ में है। बहुत ही छोटा अमाउंट की ज़रूरत होती है। आयरन जो है, आपको एनीमिया हो गया है, रक्ताल्पता हो गई है, तो उस स्थिति में भी आयरन को आपको बहुत छोटे अमाउंट में, जितना आप कार्बोज ले रहे हैं, प्रोटीन वसा ले रहे हैं, उन सब से कम मात्रा में जो है खनिज की आवश्यकता आपके शरीर को होती है। और आप इसे किससे प्राप्त करते हैं, आप इससे जो है फलों, सब्जियों, वनस्पति जो है सब्जियों से प्राप्त कर रहे हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आप लेते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं, हमारा 6वां कौन सा है पोषक तत्व, तो 6वें में हम देखते हैं जल की। तो जल क्या करता है, ये संतुलन बनाने का काम करता है। जितने भी काम हो रहे हैं सब सही प्रकार से हो जाए, उसका ये संतुलन बना के रखता है। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, जल का होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, जल का होता है। अगर हम बात करें जल की, तो ये जो है 65 से 70% क्या होता है, शरीर में जल की मात्रा होती है। शरीर में जल की मात्रा। तो हमने क्या क्या बात किया आपसे, हमने सबसे पहले आपको बताया कि पोषक तत्व जो भी हैं हमारे 6, उसके बारे में हमने आपको बताया। वसा है, प्रोटीन है, कार्बोज है, खनिज है, विटामिन है और जल है। सबकी हमने चर्चा कर ली कि सबका हमारे शरीर में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। सब जो है विभिन्न कार्यों में सब प्रतिभागी बने हुए हैं। किसी को अगर अलग कर दिया जाए तो जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर उस चीज़ की कमी हो जाएगी और शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से सबका क्या है, सबका बराबर का स्थान है, सबका महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके बाद हमने ये देखा कि पोषण विज्ञान के जनक कौन कहलाए। एंटोनियो लेवाइजर को हम पोषण विज्ञान के जनक कहे, जो कि 1770 में इन्होंने बताया कि भोजन जो है, भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम भारत में जो है पोषण विज्ञान के जनक की बात करें, कोलुथुर गोपालन जी जो है भारत के पोषण विज्ञान के जनक हैं। इसके बाद हमने चयापचय की बात करी। चयापचय क्या है, जो चयापचय शरीर में हो रहा है वो किसके किसके माध्यम से हो रहा था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के सहयोग से हो रहा था। दोनों के मिले जुले कार्यों से ही चयापचय पूरा हो रहा था। तो हमें जो है इनके बारे में हमने आपको बताया कि जो कैटाबॉलिज्म है वो क्या करता है, भोजन को सरल रूपों में तोड़ने का काम करता है। और जो हमारा एनाबॉलिज्म है वो निर्माणकारी कार्य करता है, शरीर में रक्त का निर्माण करता है, मांसपेशियों तंतुओं का निर्माण करता है और ग्लाइकोजन को बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से ये सारे कार्य जब पूरे हो जाते हैं शरीर में, तो पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि चयापचय की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो इस प्रकार से हमने ये सब भी जो है इन सब के बारे में बात करा। और आगे जो हम आज कल से जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लास होगी हमारी, कल से हमारा क्लास और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जो है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत लगी हो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो कल की क्लास होने वाली है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में होगी। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको जो भी दिक्कतें लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।